Assalamu alaikum. Today I am going to teach you the branches of biology because in previous video I taught you in detail the what is biology and the main divisions of biology. तो आज हम सीखेंगे branches of biology की डेफिनेशंस के उनकी ब्रांचेस क्या क्या हैं और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशंस और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्रांच इज़ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स फॉर and logy means study. It is the study of external form and structure of organism. मॉर्फोलॉजी में हम जो एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हम इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, ये ह्यूमन बीइंग हो, उसके बारे में हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। नाउ द सेकंड ब्रांच इज एनाटमी। एनाटमी मीन्स पार्ट और कटिंग। It is the study of internal parts of body of living organisms by cutting them open. बॉडी के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी होती है वो हम एनाटमी की ब्रांच के अंदर करते हैं। मेनली इस एनाटमी में हम ऑर्गन्स की कटिंग कर कर उनकी स्टडी कर सकते हैं इजीली। इस स्टडी को हम कहते हैं कि ये एनाटमी है। नाउ द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मीन्स कंपार्टमेंट और स्टडी ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर सेल को जो है वो कंपार्टमेंट क्यों कहा गया है? इसलिए कंपार्टमेंट कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी इमारत बनाते हैं तो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो उसका ब्रिक होता है। यानी बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक इमारत तामीर करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है आगे जाके। इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक यानी कंपार्टमेंट कहा गया है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन तमाम ऑर्गेनेल्स की स्टडी हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। अब आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज़ और लॉगी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जितने भी टाइप्स के टिश्यूज़ हैं वो हम हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स नेचर और लॉगी मीन्स स्टडी। द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है, जितने भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो सारे हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ टैक्सोनॉमी। टैक्सो मीन्स arrangement and nomi means names. The study of the rules, principle, grouping, naming the living organisms means जितने भी living organisms हैं उनकी names और उनके grouping और उनके arrangements के बारे में हम taxonomy में study करते हैं। Now the genetics. Genetics means origin. The study of hereditary character transfer from parent to offspring. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर जो भी इस हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं वही उनके पेरेंट्स में होते हैं और वही उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जाते हैं। तो ये सारे हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को हम ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग, उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ही चीज़ है जिसके स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो के बारे में जो स्टडी हम करते हैं कि एक एम्ब्रियो किस तरीके से रिप्रोड्यूस हो रहा है और वो आगे जाके किस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर को, फंक्शन को चेंज करता है, किस तरीके से एक एम्ब्रियो सर्वाइव करता है, वो सारी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। Now the environmental biology, the study of relationship between living organisms and non-living factors and of environment and their effect on each other. इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं उनका नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ जो भी फैक्टर्स और इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कूल एरिया में रहना पसंद करते हैं और वो अगर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी विदाउट द वाटर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल फ़िश। तो ये सारे फैक्टर्स को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। Now the paleontology. Paleontology means ancient being, the study of past organic life with the help of fossils. जो एनिमल्स होते हैं, एंशियंट एनिमल्स होते हैं, उनके फॉसिल्स को टेक आउट करके उनके फॉसिल्स के थ्रू हम उनकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो डायनासोर है वो किसी ने उसको रियलिटी तौर पर नहीं देखा, लेकिन उसके फॉसिल्स की स्टडी पर हमने उसको एक स्ट्रक्चर दिया और ये बताया कि पहले के दौर में जो है वो बहुत बड़े एनिमल्स डायनासोर पाए जाते थे। तो ऐसे तमाम ही ऑर्गेनिजम्स की जिनके फॉसिल्स हों उनको हम पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ द बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स इन्वॉल्व द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी में हम वो टेक्निक्स की स्टडी करते हैं जो किसी भी जीन्स के अंदर चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा दें जिससे हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को अचीव कर सकें। उन तमाम ही ऐसी टेक्निक्स की स्टडी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। नाउ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो मीन्स टू एसोसिएट, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपने सोशल, अपने इन्वायरमेंट में, इर्द गिर्द के माहौल में क्या बिहेवियर उनका चेंज आ रहा है। सोशल बिहेवियर यानी एक दूसरे से ताल्लुकात वो किस तरीके से कायम कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहा है, उसको हम सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ पैरासाइटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देते हैं, उनको हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स ड्रग्स, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। जैसे कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, उसका जो भी इफ़ेक्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसको हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, the study of organic molecules which constitute cell and its organelle. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सेल और इसके ऑर्गेनेल्स का। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी साइंस की फील्ड में अपना अहम किरदार अदा किया, जिनमें फ़र्स्ट हैं जाबिर बिन हयान। वो ईरान में पैदा हुए। उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत काम किया और उन्होंने बहुत ही सारी किताबें भी लिखी। अल-नबातियात एंड अल-हयवान उनकी मशहूर किताबों में से 2 किताबें हैं प्लांट्स और एनिमल्स की ज़िंदगी के बारे में। अब्दुल मलिक अस्माई वो ग्रेट ज़ूलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी। फॉर एग्जांपल अल-खैल ऑन हॉर्स, अल-इबिल ऑन कैमल, अल-शात ऑन शीप, अल-वहुश वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, एंड खलकुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। जो इंसानी ज़िंदगी, जो इंसानी बॉडी के, जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस हैं, उसके बारे में इन्होंने खलकुल इंसान रॉट की।
Now, Abu Ali Sina, he was greatest among all the Muslim scientists. He is considered as founder of medicine. Abu Ali Sina बहुत ही मशहूर ग्रेट साइंटिस्ट थे. उनको मेडिसिन का फाउंडर समझा जाता था और वेस्ट में वो अविसीना के नाम से मशहूर थे. उन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड के अलावा इन फील्ड्स में भी कारनामे अंजाम दिए. मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स, पालियोंटोलॉजी एंड म्यूज़िक. और इनकी मशहूर किताबें हैं कानून और फिल-तिब अल-शफ़ा. नाउ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम एक ऑर्गेनिज़म किस तरीके से प्रोड्यूस होता है उसके लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल. इस लेवल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एटम है. एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड देन सेल. सिमिलर टाइप्स के सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं और सेवरल टाइप्स के टिश्यूज़. और जब सेवरल टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है. अगर ये ऑर्गेनिज़म एक ही तरह के दिखने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही जगह पर एक ही तरह के एनिमल्स रहते हैं तो उसको कहेंगे हम कि पॉपुलेशन है. और अगर वहीं पर ही डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एक साथ रहेंगे तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिटी है. और फिर उनका जो रिलेशनशिप है उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम कहेंगे कि ये इकोसिस्टम है. और फिर ये आपस में इनका जो पूरा इन्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ, इसको हम कहेंगे कि बायोस्फीयर है. यानी एक अर्थ पर ज़िंदगियों का होना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ होना बायोस्फीयर कहलाता है. नाउ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल. इसको समझते हैं कि ये है क्या और इसमें हमें क्या बताया जा रहा है. The levels of organization in living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं और सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होता है उससे मिलकर बने हैं. और प्रोटोप्लाज्म एक बुनियादी जुज है सेल का, जिस पर किसी भी इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद उसके प्रोटोप्लाज्म पे है. अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? जिस तरीके से एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहा होता है, उसको उसके ऑर्बिट्स में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है. इसी तरीके से सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो लिक्विड होता है उसमें तमाम स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वो सारे उसके जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो पड़े हुए होते हैं. तो इस न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म के लिक्विड को प्लस करके हम कहते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे. नाउ एटॉमिक लेवल ऑफ organization. All the matter is made up of elements which is composed of atom. Each atom is made up of subatomic particles such as electrons and protons and neutrons. मैटर जो है वो बहुत से एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं और एलिमेंट्स कंपोज होते हैं एटम से. और एटम खुद कंसिस्ट करता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. In nature, there are more than 100 kinds of elements, and among these, 16 elements are called as bioelements, which are vital for life. नेचर के अंदर 100 से ज़ायद एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स एक इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic elements of life. जिनमें से 6 एलिमेंट्स को, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फॉस्फोरस हैं, जिनको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स कहा जाता है.
Now the molecular level of organization. Molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecules of cells are called as biomolecules. Molecules जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं और दिस ऑर्गेनिक molecules को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecules and macromolecules. मॉलिक्यूल्स को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर macromolecules, whereas carbohydrate, proteins and lipids are macromolecules. The units of micromolecules combine together to form macromolecules. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स को हम माइक्रोमोलिक्यूल कंसिडर करते हैं और जब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल को फॉर्म करते हैं. और मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. Now the cellular level of organization. The biomolecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? सेल्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म में किस फॉर्म में होते हैं? सस्पेंशन की फॉर्म में. सस्पेंशन ऐसा मिक्सचर होता है, इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द composition throughout the mixture is non-uniform. Now the protoplasm is the combination of organic and specific inorganic substances. प्रोटोप्लाज्म किसका कॉम्बिनेशन है? ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है प्रोटोप्लाज्म. व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, दिस इज कॉल्ड सेल. जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की सूरत में वर्क करता है उसे हम सेल कहते हैं. और सेल जो है वो इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़ है. Cell is the basic unit of living organism. When similar type of cells organize together in a group called tissues, as I told you before that यहाँ पर वही तमाम पिछली बातें जो मैं आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बता चुकी हूँ वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं. बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होकर एक टिश्यू का एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको हम टिश्यूज़ कहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ अरेंज होकर एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं. ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. When different organ systems function in coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism. जब different types organ system function करते हैं आपस में coordination करके तो फिर वो एक multicellular organism को form करते हैं. Now the taxonomic level, there is another level of organization which is related with the living organisms. The species is the smallest unit of taxonomic level of organization which includes morphological similar living organism which interbreed and produce fertile offspring. स्पेशीज़ जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक लेवल का और जो कि इंक्लूड करती है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है स्पेशी में जो कि एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हों और उनके औलादें भी एक दूसरे आपस में मिलती जुलती हों. पॉपुलेशन लेवल. All the members of a species living in a specific habitat. All the members of a species living in a specific habitat are called population. Species यानी जो आपस में मिलते जुलते एनिमल्स हैं वो किसी स्पेसिफिक हैबिट के अंदर रहना पसंद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो एनिमल्स जो एक ही तरह के होते हैं और वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर रहना पसंद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ वाटर के अंदर ही सर्वाइव करते हैं और उधर ही रहना पसंद करते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्री के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर ही सर्वाइव करते हैं. अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री इज़ कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन. अगर एक पैरट जो ट्री पर रहते हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये पैरट पॉपुलेशन है. तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये पैरट की पॉपुलेशन है.
Now the community level, the members of different species living in a specific habitat are called as community. A group of different kinds of birds living on tree is called as bird community. मुख्तलिफ स्पेशी से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स अगर एक ही स्पेसिफ़िक प्लेस पर ज़िंदगी गुजार रहे हो तो हम उसको कम्युनिटी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैरोट है, स्पैरो है, पिजन है, ईगल है, और अगर वो एक ही साथ एक ही ट्री पर रह रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये बर्ड की कम्युनिटी है। Now the ecological system. Communities always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from environment and in turn given out carbon dioxide. This interaction is called ecosystem or ecological system. जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट यानी के साथ उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं और उसके साथ ही उनका सर्वाइवल प्रोसेस जुड़ा होता है कि अगर उनका एनवायरनमेंट उतना अच्छा है तो उनकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी। अगर उनका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट इकोसिस्टम सही नहीं है तो उनकी सर्वाइवल पे उनकी लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ह्यूमन बीइंग है वो उसका क्या काम है कि वो एक ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में से इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेल आउट करता है। तो इस तरीके के इंट्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। Now the last level, biosphere level, the part of earth where life exists is called biosphere. अर्थ का या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ ज़िंदगी के कुछ लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करें उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। और ये बायोस्फीयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है, यानी मुख्तलिफ़ तरह के इकोसिस्टम होंगे, मुख्तलिफ़ तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होंगे और उनके मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट होंगे, उसको हम कहते हैं कि ये एक बायोस्फीयर है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में देना ना भूलें। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।